हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज आपसे बात करने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी के आखिरी चैप्टर की, जिसमें हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन इंडो चाइना एंड पाक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अभी तक के जितने एग्जाम थे सब बहुत अच्छे गए होंगे और आप लोग आज पीएड के एग्जाम को देकर आ चुके हैं और आज से आप फुल्ली फोकस होकर सिर्फ और सिर्फ एम्फसाइज करने वाले हैं अपने टाइम को इकोनॉमिक्स पर। बच्चा, इकोनॉमिक्स में आपको अभी भी सफिशिएंट डेज अवेलेबल हैं। मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी की पूरी वीडियोस हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए ऑलरेडी आ चुकी हैं और आज ये लास्ट चैप्टर की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मैंने वीडियो को रोक दिया था थोड़ा सा, क्योंकि पीएड मैथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट के स्टूडेंट थे तो वो उसमें ज्यादा एम्फसाइज कर रहे थे, तो मैंने कहा कि अभी बच्चों को उन पे फोकस रहने देते हैं, नहीं तो फिर वो इकोनॉमिक्स की टेंशन में परेशान होंगे। इसीलिए आज ये वीडियो आपके लिए है। देखिएगा पूरे इस चैप्टर में किस तरीके से बोर्ड में एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है और आज आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद 6 मार्क्स कंप्लीटली सिक्योर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल की इकोनॉमिक्स को और आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन रेगुलर वीडियोस का आपसे मिस आउट ना हो, क्योंकि जस्ट इसके बाद हम आपके लिए लेके आने वाले हैं कंप्लीट सीरीज ऑफ बिजनेस स्टडी इन वन शॉट। एक पूरे शॉट में आपको बीएसटी की पूरी सीरीज मिलेगी, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज। बच्चा, हमारा ये जो पहला चैप्टर है इसमें हम एक कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रहे हैं इंडो चाइना और पाक के, कैसे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान सेम टाइम पर अपनी इकोनॉमी के लिए प्रोसेस को कर रहे थे। मतलब अब देखिए, इंडिया और पाकिस्तान 1947 में आजाद हुए और 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन होता है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं सेम स्टेज पर ही तीनों थे, पर कैसे चाइना इतना आगे निकल गया, कैसे पाकिस्तान इतना पीछे रह गया और कैसे अभी भी इंडिया सिर्फ डेवलप और डेवलपिंग के बीच में ही झूल रहा है, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। बच्चा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा पाथ स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अगर हम एक स्ट्रेटजी की बात करें जो एडॉप्ट करी थी, तो वो तीनों ही कंट्रीज ने काफी हद तक सेम स्ट्रेटजी एडॉप्ट करी थी। याद रखिए, यहां से आपको एमसीक्यू या मैचिंग में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं और 6 नंबर का एक क्वेश्चन गारंटेड है, आना ही आना है। तो अभी से अपने माइंड को तैयार होके समझ के पढ़िए कि दोबारा ये चैप्टर अब पढ़ना नहीं है। 6 नंबर एक बार पढ़ने के बाद सिक्योर हो जाने चाहिए। देखिए बच्चे, इंडिया पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन इन 1947 एंड पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर देयर 3 नेबरिंग had almost a common start of the path of development। इन सभी ने एक कॉमन पाथ को शुरू किया अपने डेवलपमेंट के लिए। वो ये था कि इन तीनों ही कंट्रीज ने बेसिक एम्फसाइज किया डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर पे और प्राइवेट सेक्टर को दिया सेकेंडरी रोल, प्राइवेट सेक्टर को दिया। चाइना ने अडॉप्ट किया स्ट्रेटिज्म मॉडल ऑफ इकोनॉमिक, जिसमें क्या था कि सभी रिसोर्सेज अंडर में रहेंगी चाइनीज गवर्नमेंट के। कोई भी होल एंड सोल इंडिविजुअल ओनर नहीं बन पाएगा किसी भी रिसोर्स का, पर इंडिया में आपको ओनरशिप अलाउ थी। आप अपने नाम पे जमीन ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, पर चाइना में ऐसा नहीं था। वो सारी रिसोर्स रिमेन इन द हैंड ऑफ स्टेट। इट मींस चाइनीज गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर और अथॉरिटी रहने वाली है। देखिए, all 3 countries adopted planning and core development strategy। India announced its first 5-year plan in 1951। बच्चा, इंडिया का पहला 5-year plan 1951 में आ चुका था। वहीं पाकिस्तान और चाइना की बात करें तो पाकिस्तान ने 1956 में और चाइना ने 1953 में अपना पहला 5-year प्लान लॉन्च किया। 3 कंट्रीज रिलाइज ऑन पब्लिक सेक्टर एज द कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। बच्चा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तीनों ही कंट्रीज ने जो मेन एम्फसाइज किया था वो पब्लिक सेक्टर पे किया था और प्राइवेट सेक्टर को इन तीनों ही कंट्रीज ने सेकेंडरी रोल में रखा था। देयर आर वाइटल डिफरेंस विद रिगार्ड टू देयर डेवलपमेंट पाथ ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंट्री वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड बी ब्रिंग। अगर हम बात करें कंट्री वाइज तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया। आफ्टर इंडिया adopted mixed economy as it a path of development of the strategy of growth and the planner and politics of the country wanted to combine the merit of both socialism and capitalism।
जो भी पॉलिटिशियन थे या प्लानर थे वो चाहते थे कि कंट्री में सोशल वेलफेयर और कैपिटलिज्म एक साथ डेवलप्ड हो, इसीलिए इन्होंने मिक्स मेथड को एडॉप्ट किया। द पाथ ऑफ ग्रोथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेक वर्कड एज द इंजन। और अगर हम ग्रोथ पाथ में इंजन की बात करें, ग्रोथ की रेलगाड़ी में जो इंजन लगाया वो लगाया पब्लिक सेक्टर का, मतलब प्राइमरी रोल दिया पब्लिक सेक्टर को और सेकेंडरी रोल दिया प्राइवेट सेक्टर को। क्लियर है बात बच्चा? आपने याद होगा आईपीआर, थ्री फोल्ड वगैरह पढ़ा था चैप्टर की शुरुआत में, अगर नहीं देखा है तो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है या सेपरेट इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट है, उसको एक बार जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते क्या कह रहा है। इनिशियल थिंग्स वेंट हंकी एंड डोरी ऑल ओके। हंकी एंड डोरी मतलब ऑल ओके, शुरुआत में तो चीजें सब ठीक ठाक ही चल रही थी। द इकोनॉमी अचीव अ मेजर ब्रेक थ्रू इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इकोनॉमी ने थ्रू इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन सिंबलाइज्ड agriculture prosperity of country while the establishment of heavy industry in the area of iron and steel in particular symbolize structural transformation in the economy। अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत बड़ा योगदान दिखाया, साथ ही साथ हैवी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आयरन एंड स्टील ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। क्लियर है बच्चा? आगे देखो। Hidden behind these achievement was a consultancy widening vicious circle of public debt, depleting forex reserve and mounting loss of public sector enterprise. By the year 1990, the economy was much burdened with a dead weight of a public sector। अगर अब इसको आसान भाषा में मैं आपसे समझाऊं तो सरकार ने फॉरेक्स वगैरह काफी कुछ सब कुछ खर्च करने के लॉसेस वगैरह देखने के बाद 1991 से पहले 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, हम बात कर रहे हैं 1990 तक, तो पब्लिक सेक्टर एक डेड वेट बन चुका था हमारी इकोनॉमी में, मतलब एक मरा हुआ लाश, मुर्दा लाश के तरीके हम उसे ढोए जा रहे थे पर वो ग्रोथ करके नहीं दे रहा था। इतनी बातें क्लियर है बच्चे? आगे देखिए। प्लानिंग कमीशन हैज बीन नाउ रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। आज के समय में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग से, और नीति आयोग का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इतनी बात क्लियर है बच्चा? अगर हम बात करें चाइना के डेवलपमेंटल की तो 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ, तो उसके बाद इट डिसाइड टू ब्रिंग ऑल क्रिटिकल एरिया प्रोडक्शन एक्टिविटी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी थी वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। किसी भी चीज का प्राइस वगैरह अगर कोई फिक्स करेगा तो वो खुद गवर्नमेंट है, हर एक डिसीजन गवर्नमेंट लेगी और सभी रिसोर्सेस की मालिक भी गवर्नमेंट ही होगी। आगे देखिए। Thus, China adopted statism and command economy। चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल था वो था स्टेटिज्म, मतलब all the resource are owned and governed by the state। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, मतलब जितनी भी चाइनीज रिसोर्सेज, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सभी की गवर्नमेंटशिप या ओनरशिप जो रहने वाली है वो स्टेट के हाथ में रहेगी। वो लीज बेसिस पे पब्लिक को प्रोवाइड करेगा, लेकिन मालिकाना हक जो रहेगा होल एंड सोल वो चाइनीज गवर्नमेंट का ही रहने वाला है। क्या कह रहा है देखिए। ओनरशिप ऑफ ऑल रिसोर्स विद स्टेट। स्टेट इज टू डिक्लेयर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यहां पर स्टेट डिसाइड करेगा क्या बनाना है, कितना बनाना है और कब बनाना है या किसके लिए बनाना है। हिस्टोरिकली द डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना वाज स्प्लिट इनटू टू पैरामीटर, प्री 1978 एंड पोस्ट 1978। 1978 से पहले और 1978 के बाद। 1978 याद रखिए एक ऐसा ईयर है जिसमें चाइना ने बहुत ज्यादा ग्रोथ दर्ज की थी। देखिए आगे क्या कह रहा है बच्चा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, दिस वाज द कैंपेन लॉन्च इन 1958 टू किक स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। 1958 में चाइना ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, और ये बेसिकली यूज किया गया टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन चाइना ऑल ओवर ऑल द सेक्टर। ठीक है, आगे देखिए इससे क्या हुआ।
बच्चा सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत बड़ा ग्रोथ मिला, सो मच सो द पीपल वर इनकरेज टू स्टैब्लिश इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। लोगों को इनकरेज किया गया कि आप जाइए बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाइए। वाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज गिवन a massive boost in the urban area, agriculture was revolutionized in the rural area by adopting commune system। अब यहां पर कम्यून सिस्टम क्या था? देखिए कम्यून सिस्टम को एक बार समझिए। कम्यून सिस्टम का मतलब बच्चा कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग जो हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे, अगर याद आ रहा हो, देखो एक बार यहां पर लिखा भी है आपको, क्या? सिस्टम ऑफ collectivized agriculture was implemented in 1958 to one solution of the problem। 1950 पहला कम्यून सिस्टम और सेकेंड ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लॉन्च किया गया था। ये दो चीजें बहुत अच्छे से अपने माइंड में रख के चलिएगा। नियरली 26,000 कम्यून कवर्ड ऑलमोस्ट इंटायर पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंगेज्ड पीपल। मतलब 26,000 कम्यून बनाए गए, मतलब ऐसे कलेक्टिव ग्रुप बना दिए गए 26,000 ग्रुप, जिनके अंदर एग्रीकल्चर में काम करने वाली सभी पॉपुलेशन को इंक्लूड कर लिया गया था। फिर क्या कह रहा है? एक्सपर्ट फ्रॉम रशिया प्लेड अ क्रिटिकल रोल टू प्रमोट दिस प्रोसेस। रशिया से आने वाले एक्सपर्ट्स ने इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा रोल प्ले किया, इंपॉर्टेंट रोल हम कह सकते हैं प्ले किया था। इन एक्सपर्ट्स ने क्या? ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन चाइना थ्रू सब्सिक्वेंटली दीज वर एक्सपर्ट वर विड्रॉन बाय रशिया ओइंग टू डिप्लोमेटिक conflict, while the withdrawal of expert had dented a pace of industrialization। और फिर कुछ वाद क्रिएट हुआ, वाद का मतलब एक इशू क्रिएट हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुई चाइना और रशिया के बीच में। तो रशिया ने अपने इन एक्सपर्ट को वापस खींच लिया, जिससे चाइना के एग्रीकल्चर ग्रोथ पर एक प्रभाव दिखा और वो धीरे धीरे फिर से कम होने लगी। फिर आया ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन। याद रखिए, ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन से आपको मैचिंग में एमसीक्यू में क्वेश्चन मिल सकते हैं। बाय द चेयरमैन ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी माओ जेडोंग इन 1965 टिल 1976। 1965 से लेके बच्चा 1976 तक ये प्रोसेस चलता रहा जेडोंग की लीडरशिप में, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे। फिर क्या कह रहा है बच्चा? ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू आउटसाइड द कंट्री टू गैदर द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड देन कम बैक to their own country in China and use that skill for the development of their domestic country। मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे, जो स्टूडेंट थे, उनको विदेशों में भेजा गया, वो वहाँ जाके चीज़ें सीखते थे, रिसोर्स स्किल डेवलप करते थे और फिर अपने यहाँ देश में आके उनको एम्प्लॉय करते थे अपने देश की तरक्की के लिए। चलिए बच्चा आगे देखते हैं। रेवोल्यूशन सक्सीडेड द कॉम्बेटिंग द रिसेशनरी साइकिल इन चाइना। और फिर यहां पर जो रिसेशन आया था, उन्होंने इस कल्चरल रिवॉल्यूशन से उसको कॉम्बैट कर लिया। propounded by Mao as the dominant ideology government the Chinese economy। आगे देखो क्या कह रहा है बच्चा। फिर 1978 के बाद क्या हुआ? चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म को लॉन्च किया और इसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अब ये मार्केट इकोनॉमी पे वर्क करेंगे, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ये चीजों के प्रोडक्शन के डिसीजन लेंगे, प्राइस निर्धारित करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, सेंट्रल प्रॉब्लम जो इकोनॉमी है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इट वाज इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटजी शिफ्ट फ्रॉम सिस्टम ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी विच अलाउ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एफडीआई एंड एफआईआई। बच्चे चाइना ने 1978 में ऐसे जोन क्रिएट कर दिए जहां पर आप कंप्लीट एफडीआई और एफआईआई के नाम पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और वहां पर जाकर प्रोडक्शन कर सकते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, बस आप वहां की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कीजिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, लोगों को वर्क दीजिए और अपने बिजनेस को चमकाइए। फिर अगर हम बात करें बच्चा, देयर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2 फेजेस। 2 फेजेस में उनकी रिफॉर्म थी। पहली रिफॉर्म की जब हम बात करें फर्स्ट फेज में, तो इन द फर्स्ट फेज रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। दीज रिफॉर्म लीड्स टू विड्रॉ ऑफ कम्यून सिस्टम। इन रिफॉर्म में क्या गया? पहले तो फार्मिंग से कम्यून सिस्टम को हटाया गया एंड द कम्यून एंड वॉज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल
पीसेज ऑफ लैंड एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड। क्या जो पहले कम्यून सिस्टम में ग्रुप में लैंड दी गई थी कलेक्टिवली, अब उसको हटा के लोगों को इंडिविजुअली लैंड डिवाइड की गई और उनको अलॉटमेंट किया गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, सिग्निफिकेंटली इट इज टू नोट दैट द लैंड वाज एलोकेटेड ओनली फॉर पर्पस ऑफ फार्मिंग, डेवलपमेंट ऑफ ओनरशिप राइट, thus the farmer were in a way टेनेंट ऑफ गवर्नमेंट। और ये एक तरीके से समझो तो ये साधारण भाषा में लीज बेस पे काम हुआ था। किस पे काम हुआ था बच्चा, लीज बेसिस पर। लीज बेसिस क्या कहा जाता है कि आपको जगह दे दी, काम करो, ओनरशिप ऑन पेपर हमारी है, रियलिटी में आप जैसे चाहे वैसे यूज कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन ऑन पेपर ओनरशिप अभी भी हमारी ही रहने वाली है। ये चाइनीज गवर्नमेंट ने कह दिया था। However, allottees were allowed to keep their income फ्रॉम फार्मिंग विद देमसेल्फ। उन्हें जो उस जगह से इनकम हो रही थी उस पर कुछ नहीं देना था, लेकिन फिर भी ओनर जो उस जगह का था वो गवर्नमेंट थी। सेकेंड फेज, रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। दीज रिफॉर्म्स इंक्लूड द फॉलोइंग चेंजेस इन द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ। और ग्रोथ प्रोसेस में इन्होंने इन चेंजेस को एडॉप्ट किया था। क्या बचे, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज को इन्होंने अडॉप्ट किया कि अब प्राइवेट सेक्टर को भी इंपॉर्टेंट रोल दिया जाएगा। पर्टिकुलरली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द लोकल कलेक्टिव्स वर अलाउड टू अंडरटेक प्रोडक्शन डिसीजंस, गुड्स वगैरह जो चाहे वो बना सकते थे। फिर द सिस्टम ऑफ डुअल प्राइसिंग वॉज इंट्रोड्यूस। Farmer and industrials unit were required to make sale and purchase on the basis of price structure as fixed by the government. अब जो भी फार्मर या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका प्राइस कौन फिक्स कर रहा था, गवर्नमेंट, और साथ ही साथ मार्केट प्राइस डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस वर अलाउड टू ऑपरेट फॉर ऑल अदर ट्रांजेक्शन। बाकी ट्रांजेक्शन के लिए इन दो के अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उनमें प्राइसेस आप मार्केट फोर्सेस पे निर्धारित कर सकते हैं। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है बच्चा चाइनीज गवर्नमेंट का डेवलपमेंट के लिए। साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से क्या था, ऐसे एरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिए कि यहां पर एफडीआई आता है, काम करता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, 100% ओनरशिप हम अलाउ कर रहे हैं, प्रोडक्शन राइट सब कुछ आपके रहेंगे, जो चाहे वो बनाओ, जो चाहे वो बेचो, जिसको चाहे उसको बेचो, हमें कोई हेडेक नहीं, जितना चाहे उतना प्राइस निर्धारित करो, हमें कोई मतलब नहीं, पर आप आइए और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि हमारी इकोनॉमी को एक बूम मिल सके। यहीं पर आपको ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी गई है, जरा पढ़ लीजिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं पाथ स्ट्रेटजी डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। After independence in 1947, Pakistan adopted growth strategy similar to India. बेटे ने बाप की नकल करी और सेम स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जो इंडिया ने अडॉप्ट करी थी, वही स्ट्रेटजी पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट करी। फिर इट वॉज अ मिक्स्ड इकोनॉमी ग्रोथ, पब्लिक सेक्टर वॉज असाइन्ड एज अ की रोल टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन द पॉलिसीज ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बेटा सेम चीज जैसे इंडिया की चल रही थी सेम वही है, कुछ अलग नहीं चल रहा। क्या आगे, एज इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज हॉलमार्क ऑफ द चेंज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर विच रेज द प्रोडक्शन ऑफ गुड फार्मिंग। कैपिटल गुड इंडस्ट्री आर नेशनलाइज विथ थ्रस्ट ऑन पब्लिक सेक्टर। जो भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में ही रखी गई, सेम इंडिया की नकल पे चल रहा है। रियलाइजिंग दैट द पेस ऑफ ग्रोथ वॉज कमिंग टू द ग्रिंडिंग halt, there was a major shift in strategy during 1980s। 1980 में इनकी स्ट्रेटजी में बहुत चेंज आया। नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन बिकम द कोर एलिमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेटजी। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को जल्दी एडॉप्ट कर लिया 1980s में ही, पर इंडिया 1991 तक का वेट करता रहा। बात करें बच्चा एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट की, तो एक कंपैरेटिव प्रोफार्मा ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना इज स्टडीड विद द फॉलोइंग। देखिए इसमें तीन चीजों की बेसिक बात की गई है बच्चे। पहले नंबर पे है डेमोग्राफिक इंडिकेटर, फिर है जीडीपी प्रोडक्शन सेक्टर वाइज, और फिर इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हम इन तीन चीजों को देखें, पहला डेमोग्राफिक प्रोफाइल की जब बात होगी तो बच्चे आपको याद रखना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, एजुकेशन रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्लियर है, ये सब हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम जीडीपी की बात करें तो किस सेक्टर का कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, किस सेक्टर का कितना कम इन्वॉल्वमेंट है, तीनों कंट्रीज के कंबाइंड जीडीपीज में आप देख के बता सकते हैं। और
बच्चे सबसे एंड में हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिनसे ह्यूमन का डेवलपमेंट देखा जाए वो कितना ज्यादा था किस कंट्रीज में। चलिए देखते हैं जरा। सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इतनी थी, एनुअल ग्रोथ रेट, ये सारा डेटा आपको दिख रहा है। अगर आप कंबाइनली देखें तो पॉपुलेशन के मामले में इंडिया और चाइना आसपास ही थे। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें इसमें पाकिस्तान हम दोनों से बहुत आगे था, फिर इंडिया और फिर चाइना। चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा थी लेकिन वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम था। फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, डेंसिटी थी वो पर स्क्वायर किलोमीटर में 455 थी, वहीं चाइना की बहुत कम थी। और डेंसिटी जितनी कम हो उतना अच्छा होता है। तो चाइना का जो डेंसिटी एरिया था, क्योंकि चाइना क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है भारत से, इसीलिए। ठीक है, फिर सेक्स रेशियो की बात करें अगर तो चाइना का सबसे ज्यादा था, फिर पाकिस्तान, फिर हमारा। सेक्स रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, मतलब मेल और फीमेल का कंपैरिजन यहां पर रहता है। फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा आगे था, मतलब बच्चे पैदा करने में सबसे आगे अगर कोई देश था तो वो पाकिस्तान था, हम तीनों के कंपैरिजन में। अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो बच्चा सबसे तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा था चाइना में, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान में और फिर इंडिया में। यानी कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण में भारत दोनों ही कंट्रीज से बहुत पीछे था। ये जो डेटा आपने अभी पढ़ा उसी को समझाया गया है, एक बार आप इसको रीड करेंगे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अननेसेसरी लेंथी नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो पॉपुलेशन में रहा, वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम रही उस पे था वन चाइल्ड पॉलिसी। याद रखिए, बच्चा एक ही अच्छा। चाइना ने सबको बता दिया था, कैरेट स्टिक अप्रोच थी, बेटा प्यार से कह रहे हैं मान जाओ ना तो स्टिक मार मार के काम कराएंगे, चाइना की ये अप्रोच थी। इसीलिए वहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो बहुत ज्यादा कम था। फिर अगर हम बात करें बच्चा जीडीपी ग्रोथ के बेसिस पे तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान 1980 और 2015 से 17 तक में इंडिया का जीडीपी 5.7 था, फिर इतना हो गया। चाइना का 10.3 1980 में ही था और फिर 6.8 हो गया, जो कम हुआ है। पाकिस्तान का जीडीपी भी कम हुआ है। अगर हम देखें तो जो जीडीपी राइज है वो भारत का ज्यादा तेजी से हुआ है। भारत में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ज्यादा रिलाय किया गया है, बाकी दोनों का कम होता दिख रहा है। फिर उसी चीज को बच्चा एक्सप्लेन किया गया है जीडीपी के मामले में, आप एक बार नजर मारोगे आ जाएगा क्लियर, कुछ ज्यादा खास चीजें नहीं है। फिर अगर हम बात करें ह्यूमन, बच्चा फिर आपको बता रहा है कि चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होने का क्या कारण था। तो पहला, यूरोपियन इकोनॉमी इज पर्टिकुलरली हैज लोवर्ड द डिमांड ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट। यूरोपियन इकोनॉमी में चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड दिन पे दिन कम होती जा रही थी। ये एक बहुत बड़ा रीजन था चाइना की इकोनॉमी को बैकवर्ड करने का या इकोनॉमी ग्रोथ को स्लो डाउन करने का। फिर ऐसे ही आपको रीजन दिए हैं, एक बार नजर मारोगे क्लियर हो जाएगा। देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट चीज कुछ आती है तो। अच्छा हम बात करें अगर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की जीडीपी वाइज तो बच्चे देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है सर्विस सेक्टर में, चाइना में भी सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है सर्विस सेक्टर में, पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है सर्विस सेक्टर में, है या नहीं। लेकिन अगर हम वर्कफोर्स की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स अगर कहीं इंगेज्ड है तो वो है एग्रीकल्चर में, सबसे कम अगर इंगेज्ड है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में। ऑन दी अदर हैंड चाइना में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स अगर कहीं इंगेज्ड है तो वो सर्विस में और सबसे कम एग्रीकल्चर में। और पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर और सबसे कम इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम वर्कफोर्स बताता है कि कंट्री अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतनी ज्यादा परिपक्व नहीं हुई है। क्लियर है बच्चा। इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर हम बात करें जिनसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं तो उन इंडिकेटर्स के अनुसार आपको क्या बता रहा है। सबसे पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू, बच्चा देखिए तो सबसे कम पाकिस्तान की है और सबसे ज्यादा चाइना की है, और सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है। फिर अगर हम बात करें रैंक बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार तो बच्चा भारत 130वीं रैंक पे आता है, चाइना 87 और पाकिस्तान 150 के पार है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की बात करें तो भारत में 69 के अप्रॉक्स है, चाइना में 76 से 78 साल आदमी इजीली जी जाता है। ऐसे ही ये इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं बच्चा, एक बार इनको आप देख के समझ लीजिएगा, कोई ज्यादा खास चीज नहीं है। इन सभी इंडिकेटर्स को मैं अपने प्रीवियस चैप्टर में आपको बता चुका हूं, तो डीप नॉलेज के लिए एक बार उन चैप्टर्स को रेफर कर लीजिए। स्ट्रेटेजी ऑफ कंट्रीज often serve as a model and guide to other for their own development, a meaningful analysis of growth of the path of countries। अब हम एक कंट्री जो है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ही नेबरिंग कंट्रीज है, इनके ग्रोथ पाथ की बात करें
तो सबसे पहली चीज हमें क्या समझ आती है, चाइना में रिफॉर्म्स का, ये देखिए कंक्लूजन है इस चैप्टर का। चाइना में जो सबसे बड़ा रिफॉर्म का चेंज आया था वो 1978 में आया। इसने क्या हुआ, द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंपॉर्टेंट इज नोट दैट अनलाइक इंडिया एंड पाकिस्तान द रिफॉर्म इन चाइना वॉज नॉट डिक्टेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। सबसे प्लस पॉइंट, हाँ चाइना में जो रिफॉर्म आए बच्चे, उसके बाद उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी स्लो भले ही हुई हो, लेकिन इनकी रिफॉर्म डिक्टेटेड बाय वर्ल्ड बैंक नहीं थी। हमारे देश में, इंडिया में जितनी भी रिफॉर्म आ रही थी उन सबको चलाने वाला, डिक्टेट करने वाला कौन था, वर्ल्ड बैंक। पर चाइना अपने खुद के मॉडल पर वर्क करता रहा, अपनी पॉलिसीज, अपने फ्रेम खुद बनाता रहा और डेवलपमेंट पाथ को आगे बढ़ाता रहा। इट वॉज रियलाइज्ड बाय द लीडर्स ऑफ चाइना दैट मोइस्ट स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी मॉडल वॉज नॉट यील्डिंग टू द डिजायर रिजल्ट। वहां के जितने भी इकोनॉमिक्स थे उन्होंने ये चीज पाई कि जो क्लोज मॉडल है ये वो रिजल्ट नहीं दे रहा जो हमें इकोनॉमी में चाहिए थे, इसलिए उन्होंने फिर 1978 में अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था। आगे बढ़ते हुए बच्चा फिर क्या बता रहा है, इट इज ट्रू दैट इवन द स्ट्रेटजी हैड फेल्ड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। जो स्ट्रेटजी थी वो डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने में फेल हुई थी, इसके बावजूद it had certain provide a strong base for the further reform। लेकिन इस स्ट्रेटजी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हमें प्रोवाइड कर दिया था चाइनीज गवर्नमेंट को, जिससे वो आगे चल के डेवलपमेंट रिफॉर्म यूज कर सकते थे। बच्चा क्या कह रहा है, इट इज ऑफ क्रिटिकल सिग्निफिकेंस दैट चाइना इंट्रोड्यूस एंड इंप्लीमेंटेड ईच रिफॉर्म फर्स्ट एट स्मॉलर लेवल ओनली व्हेन द रिजल्ट वर फाउंड। सबसे पहली चीज, चाइना एक तरीके से हम कह सकते हैं पायलट सर्वे पे ज्यादा बिलीव करता था। वो एक छोटे लेवल पे पहले किसी रिसोर्स को लॉन्च करता था, उसके रिजल्ट देखता था, एनालाइज करता था, जब डिजायरेबल रिजल्ट आते थे तब ही कहीं जाके चाइना आगे उसे ज्यादा बड़े स्केल पर लॉन्च करने की कोशिश करता था। इन पाकिस्तान unfortunately reform introduced in 1988 and failed to the such pace of growth। चाइना के बाद पाकिस्तान में 1988 में रिफॉर्म्स लॉन्च की गई, लेकिन वो वह रिजल्ट नहीं दे पाई जिनकी हम अपेक्षा कर रहे थे। पाकिस्तान को डुबोने में सबसे बड़ा हाथ रहा वहां के अनस्टेबल पॉलिटिकल कल्चर का, अनस्टेबल लीडरशिप का, जो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में सामर्थ्यवान साबित नहीं हुए। वह ज्यादा, दूसरा वहां की इकोनॉमी में जो इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म। बच्चा, टेररिज्म से भी पाकिस्तान सबसे बड़ा देश है जो कहीं ना कहीं पर खुद ही प्रताड़ित होता रहा है, अपने ही लगाए बीजों से वो खुद परेशान है। ये एक बहुत बड़ा कारण था वहां की इकोनॉमी को बैकवर्ड बनाए रखने का और रिसोर्सेज में कोई ज्यादा ग्रोथ ना दिखने का। पाकिस्तान की जो डेटा उसको एक बार आप रीड करोगे इजीली समझ आ जाएगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जहां से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाला। जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको सारांश में बता दिया। सेम वैसे ही अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सबसे बड़ी कमी ये रही कि भारतीय हुकूमत या भारतीय गवर्नमेंट ज्यादातर प्रोटेक्ट करती रही अपनी इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से। वो सोचती थी कि अभी पहले एक बार एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया और देश को 200 साल राज करके गए, गुलाम बना लिया, कहीं फिर से कोई और कंपनी आके ना हुकूमत को बना ले, हमारे देश को अपना गुलाम बनाने। इसीलिए उन्होंने बहुत लेट कर दिया रिसोर्सेज या रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करने में। 1991 जब 1980 में चाइना 15.84% की ग्रोथ दर्ज कर चुका था, तब इंडिया वाले सोच ही रहे थे, कर्ज मांग के देश चला रहे थे, तो ये हमें पहले करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, क्या हुआ अगर थोड़ा सुस्त है। लेट अस कंसीडर आवर डिस्कशन विद राइटिंग अ क्रिटिकल कमेंट ऑन आवर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान। अगर हम चाइना और पाकिस्तान से अपनी परफॉर्मेंस कवर करें तो आवर परफॉर्मेंस नीदर सो बैड नॉर सो गुड। हमारी खुद की परफॉर्मेंस ना बहुत अच्छी थी ना बहुत खराब थी। वी वर फार अहेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी वर फार बिहाइंड फ्रॉम चाइना। हम पाकिस्तान से बहुत आगे थे और चाइना से बहुत पीछे थे। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक कटाक्ष है, एक पॉजिटिव सिंबल नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है, व्हाई इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड चाइना। भारत चाइना से पीछे क्यों रहा। बच्चे, सबसे बड़ी बात याद रखिए, चाइना ने टेक्नोलॉजी को खुद पे डिपेंडेंट बनाया और हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हुए। चाइना ने जो पॉलिसी, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत पहले क्रिएट कर दिए थे, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस बहुत पहले कर लिया था, हम उसमें कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए थे। देखिए आगे क्या कह रहा है, why it is that Indian economy has
experience growth by fit and start, while the Chinese growth process has almost been smooth and steady. Chinese growth process जितना smooth and steady था, भारत का उतना ही ज्यादा उबड़ खाबड़ या ऊपर नीचे क्यों था? India is far behind China in experiencing its enforcement drive among. After the initiation of economic growth of 1991, India did not have the necessary political consolidation इन द कंट्री। बच्चा एक और दूसरी चीज जो भारत को पीछे करती रही कहीं ना कहीं, वो थी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो देश को चला सके। भारत में ज्यादातर जितनी गवर्नमेंट बनी है वह बच्चा गठबंधन की ही राजनीति से बनी है, और गठबंधन ये जो कंसोलिडेशन होता है ये किसी ना किसी को खुश करने में कोई ना कोई चीज छूट जाती है। अब जब किसी को कुछ दोगे तो दूसरा मुंह फुला लेगा, कोई सहमति नहीं होगा। इसीलिए बाद में अगर बच्चा कोई सॉलिड लीडर मुझे लगे हैं तो मैं दो का नाम लेता हूं, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा अपने नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी कोई भी डिसीजन ऐसे धड़ल्ले से क्यों लेते? सबसे बड़ी चीज, कोई गठबंधन नहीं है, एक पूर्ण बहुमत अपने दम पे बनी हुई सरकार है, जिसे डर नहीं कि अगर ये विधायक खिसक गया या वो हो गया तो सरकार गिर जाए। ये कुर्सी की राजनीति नहीं, ये देश हित की राजनीति है। उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं कुर्सी से पहले देश हित को रखूंगा और उसके लिए मुझे कोई भी डिसीजन लेना पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसे लीडर की जरूरत हमें बहुत पहले थी, लेकिन बदकिस्मती से ये हमें अब मिले हैं। अभी भी कुछ लोग क्रिटिसाइज करते रहते थे कि 140 करोड़ के आसपास हम होने वाले हैं, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जिनके पास करने को कुछ नहीं है वो कह के मुंह चला के ही सिर्फ खुश हो जाएंगे। लेकिन हकीकत में मोदी जी बहुत स्ट्रांग लीडर हैं। वर्ड ऐसे ही नहीं मोदी मोदी नमो नमो का नाम जपता है, कुछ तो है ना बंदे में, चुटकियों में डिसीजन लेता है। 65 साल तक कांग्रेस राज करती रही, क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं। 370 हटा पाई? नहीं हटा पाई। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में 6 सालों के अंदर 2014 में सरकार बनी और उसके बाद तत्काल प्रभाव से कुछ ही सालों में जम्मू से 370 हट गई। वहां पर देश का झंडा लहराने लगा, वहां पर सैनिकों को अधिकार मिलने लगा, वहां जो लोग दंगा प्रसाद फैला रहे थे वो अब डरने लगे हैं। अब उन्हें लगता है कि इंडियन आर्मी बहुत कुछ नहीं फाड़ के रख देगी, है या नहीं? देखिए मैं हमेशा कहता हूं टेररिज्म का, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन क्यों ऐसा आज भी भारत में, ये हमें अभी भी वर्क करने की जरूरत है, क्यों हर बार कोई ना कोई टेररिस्ट मुस्लिम निकल जाता है? क्या है ऐसा इस कौम में या ऐसा इस सोसाइटी के लोगों में, कैसे ये लोग इतनी जल्दी माइंड वॉश हो जाते हैं? कैसे? हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, लेकिन ज्यादातर यहीं से निकल के आते हैं। ऐसा क्यों? हमें इस पे वर्क करना चाहिए। देखिए मुस्लिमों से आप हीन भावना बना लो, ये सब नहीं। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये देश हर किसी का था, हम सब इस देश में मिल के रहते थे। लेकिन कुछ हरामखोर मानसिक लोग जो पाकिस्तान से यहाँ में रहने वाले लोगों के दिमाग से खेलने लगे, उन्होंने लोगों को माइंड वॉश करना शुरू कर दिया कि धर्म खतरे में है, हमारा मजहब खत्म हो जाएगा, गजवाए हिंद। यार इंसानों से धर्म है या धर्म से इंसान है? कैसे कोई किसी धर्म को खत्म कर सकता है? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन लोग सोचते नहीं है। सबसे बड़ा कमी है एजुकेशन। अगर हर घर एजुकेशन पहुंचने लगे, हर कोई पढ़ने लिखने लगे, सबको एक देश हित की एजुकेशन मिलने लगे, तो शायद लोग टेररिस्ट बनना बंद कर दें, या जो उनकी बेसिक नीड है वो फुलफिल होने लगे। दूसरा, समाज में फैला हुआ करप्शन, पॉलिटिकल में फैला हुआ करप्शन। तो हम कह सकते हैं कि अगर एजुकेशन और हेल्थ डेवलप्ड हो, लोगों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने लगे, लोगों के मेंटल स्टेट डेवलप करने के लिए थोड़े से कैंपेन चलने लगे, उन्हें बताया जाने लगे अच्छा बुरा क्या है, तो शायद हम लोग इस समस्या से भी निजात पा सकते हैं। और बच्चा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। हमारी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप परेशान हैं, इंडियन इकोनॉमी समझ नहीं आ रही, तो एक बार मेरी सीरीज की वीडियोस को रेगुलर देखिए, नहीं तो मैं आपके लिए एक कंबाइंड वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, वन शॉट इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट। एक ही वीडियो में पूरी इंडियन इकोनॉमी आप सीख सकते हैं। बस जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब मैं बात करूंगा बीएसटी के अपने चैप्टर्स की। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, फोड़ के मानना है, बोर्ड में नंबर ला के दिखाएंगे।